हैं स्टार न्यूज 21, नजर हमारी विश्वास आपका। नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ हैं कोसी कला के चेयरमैन नरेंद्र कुमार इंजीनियर। हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, विधानसभा चुनाव की बातें करेंगे, कोसी कला के विकास की भी बातें करेंगे, सीमा वृद्धि की भी बात करेंगे और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर उनको बहुत ज़्यादा बाधाएं आई हैं और विकास के कार्य अधूरे पड़े हैं और कुछ पूरे करने हैं। बहुत सारी इन्होंने संघर्ष किया है, तो इन बातों को आज लेकर चेयरमैन साहब स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आज आपका। बताएं, पहले मैं चुनाव से शुरू करता हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, बसपा सरकार पिछड़ रही, बसपा की जो सरकार आने का कोई अंदेशा नहीं लग रहा है। आपके प्रत्याशी बहुत पिछड़ रहे हैं छाता से, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन स्थायी कार्यकर्ता हूं, मजबूती के साथ काम करता हूं। बहुजन समाज पार्टी पिछड़ नहीं रही है, पूरी तैयारी के साथ है। सत्ता हमारी बनेगी और यदि इसमें भी कोई दौरानी सत्ता नहीं बनेगी तो सत्ता हमारे बिना नहीं बन सकती। सरकार में हमें समर्थन देना होगा। छाता का प्रत्याशी भी हमारा ऐसा नहीं है, चलो अभी थोड़ा सा क्या है कि नया जो है लड़का है, मेहनत कर रहा है, गरीबों में सभी में प्रत्याशी कमज़ोर नहीं है, आप ऐसा ना समझें। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा। नहीं, मैं हम जहाँ भी जाते हैं कहीं नज़र नहीं आए आज तक प्रत्याशी। हम मीडिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मीडिया ने तो कांटेक्ट नहीं हो पाया है। आप बसपा से जुड़े हुए हैं तो आपसे भी हमने जानकारी की, तो आपसे अभी तक अटैचमेंट नहीं है उनका। तो ऐसे कैसे चुनाव में वो भागीदारी कर पाएंगे, जो कि सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं पूरी तरह से? देखिए, वो अभी क्षेत्र में जगह जगह घूम रहे हैं, सभी जगह आएंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से बड़ी मीटिंग तो हो नहीं सकती। तो अब थोड़ा सा समय को और ज़्यादा जगह जगह नुक्कड़ सभाएँ या जगह जगह बैठ रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है, हम मजबूती के साथ खड़े हैं। चलिए बात करते हैं कोसी कला की। सर, क्या विकास कार्य आपने अभी अपने को जो संकल्प पत्र दिया था उसमें रह गए हैं, क्या क्या करा दिए हैं, उसके बारे में मुख्य में पानी से शुरुआत करूंगा। जो घर घर पानी पहुंचाने का आपने वादा किया था, उसमें कहां तक आप जा पाए हैं? देखिए, बहुत सुंदर सवाल किया है आपने। जब मैं चेयरमैन बना, इस कोसी कला की देवतुल्य जनता को नमन करता हूँ और जो क्षेत्र की जनता है उसको भी नमन करता हूँ, क्योंकि वो लोग भी यहाँ रहते हैं और उस जनता ने बड़ा भरोसा करके मुझे चेयरमैन बनाया। घर घर पानी देने का मैंने जो वादा किया उसमें मैं 90 से 95% सफल हुआ हूँ। मैं आपको वार्ड नंबर 1 खेड़ा से लेकर 25वें वार्ड करीमुल्लावास तक की सभी समस्याएं जानता हूँ और पानी कहाँ कहाँ नहीं था। आप ये समझिए कि कोसी कला में 25 से 30% एरिया में पानी था। पूरा कमला नगर में से जीटी रोड के सहारे 2-3 गलियों में पानी था। पाइपलाइन तो थी लेकिन पानी नहीं आता था पहले। ऐसी पाइपलाइन भी नहीं थी। पानी की समस्या है कोसी में, लेकिन हमने उसको दूर किया और इतना बड़ा दूर किया है, मैं बेबाक बोल रहा हूँ कि आज कोसी कला में लगा के कमला नगर, अग्रवाल कॉलोनी, न्यू अग्रवाल कॉलोनी और तुम्हारे पूरा राठौड़ नगर, पूरा आपका नकासा, पूरा मनीराम बास, ऐसी कोई जगह हम नहीं छोड़ रहे हैं जहाँ पानी नहीं दे रहे हैं। ट्यूबवेल कितने लगवाए हैं नए जो नगर पालिका ने लगवाए? देखिए, पहले जो ट्यूबवेल थे वो लगभग 8 से 10 ट्यूबवेल थे और जब से मैं आया हूँ आप ये मान के चलिए कि करीब 16 ट्यूबवेल, यानी दूने ट्यूबवेल मैंने कर दिए हैं अपने 5 साल के कार्यकाल में। तो दूने ट्यूबवेल कर दिए हैं, सब पे मैं कमरे बनवा रहा हूँ पानी के बारे में। और एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि नकासे की जो पानी की व्यवस्था थी, जो लोग खरीद कर पानी पीते थे, जिनमें टैंकरों से पानी आता था। हाँ, जिनमें अग्रवाल कॉलोनी, न्यू अग्रवाल कॉलोनी, शिव विहार, राधा विहार, नत्थी कॉलोनी, कृष्णा विहार, राठौड़ नगर की बस्तियाँ, सैनी मोहल्ला, ये सब खरीद कर पानी पीते थे। अब मैंने क्या किया है कि नकासे पर गोपाल नगर और नकासे की सीमा पर एक पानी की टंकी बनाई है जो लगभग 400 KL की है। पूरे नगर को संतृप्त करेंगे और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं संकल्प को पूरा करूँगा। अगर पूरा नहीं कर पाया तो वोट नहीं मांगूंगा, ये मेरा वादा है। चलिए, पानी की बात रही आपका, मैं शिक्षा की तरफ बढ़ता हूँ। शिक्षा में गर्ल्स कॉलेज में कुछ काम कराए हैं आपने, एक MB इंटर कॉलेज है, उसके बारे में बताएं क्या क्या आपने विकास कार्य कराए वहाँ? शिक्षा के कार्य में जी पुराने चेयरमैनों ने कभी भी शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। मैंने नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज में निरंतर काम करा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने छतें तैयार कराई हैं। कुछ NGO की मदद ली क्या उसमें आपने? NGO एक आए थे मदद करने के लिए, राहुल सिंह जी। उसके बाद वो शायद फिर बिजी हो गए कहीं। उसके अलावा तो फिर मैं शहर के लोगों से, कोई अगर मान लीजिए मुझे 20 कट्टा दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, कुछ मैं लगा रहा हूँ, कुछ मांग रहा हूँ, ऐसे करके हमने पूरे स्कूल को, जिसमें पहले 500 बेटियां थी, अब हमने लगभग उसमें 800 से 900 के बीच में बेटियां कर दी हैं। ये उपलब्धि है। दूसरा, पहले टीचर नहीं थी, मैंने यहाँ से अध्याचन भेजा और लगातार अध्याचन पर रिमाइंडर भेजा
आज मैं बड़ी खुशी के साथ कहता हूं कि 10 टीचर हमारे कोसी कलान नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज में आ गई हैं और हमारा स्कूल बहुत अच्छी गति से चल रहा है। आप कभी भी आइए, आपको हम दिखाएंगे। अच्छा, दूसरा मैं स्वास्थ्य की तरफ भी एक ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। गांधी चिकित्सालय बहुत दिन से एक मुद्दा बना पड़ा था कि उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। देखिए, पूर्व चेयरमैन ने गांधी चिकित्सालय को बंद कर दिया था और उसको मैंने आते ही, क्योंकि गरीब आपको पता है पैसे की बड़ी क्राइसिस है जी, मैंने गांधी चिकित्सालय को दोबारा शुरू करा दिया है और एक संस्था है कल्याणम करोति, उसके लिए मैंने अभी उनको एग्रीमेंट जो है उनको 5-6 महीने के लिए कर रहा हूँ कि आपको इतने दिन चला के दिखाएं। पर मुझे भरोसा है कि कल्याण करोति काम करेगी। हर मंगलवार को वो आ रहे हैं, आँखों का इलाज कर रहे हैं, चश्मे बांट रहे हैं और प्राथमिक जो है चिकित्सा भी वो उसमें कल्याण करोति स्टार्ट कर रही है। अच्छा, सीमा वृद्धि में आपने बहुत कई बार कंप्लेंट की, कई बार उसको कोशिश की कराने की, तो उसमें कुछ बाधाएं आपके सामने डाली गई। यस। तो ये क्योंकि बाहरी जो कॉलोनी है उनके जो मतदाता हैं उन्होंने आपके चुनाव में बहुत ज़्यादा आपकी मदद की। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, बहुत अच्छी अब बात वो मायूस नजर आते हैं जब उनकी सीमा वृद्धि में नहीं आता, तो उसके लिए देखिए, क्या कदम उठाएंगे? आप बहुत पॉइंट लिख के लाए हैं और अच्छी बात है। सीमा वृद्धि के मुद्दे पर मैं बता रहा हूँ पत्रकार महोदय, सीमा वृद्धि के लिए मैंने कम से कम 3 बार मैंने शासन को भेजा और अभी भी आज से 1-1.5 महीने पहले मैंने फिर शासन को भेजा है। सीमा वृद्धि में जितनी बार मैंने उसको भेजा है, बोर्ड से प्रस्ताव पास किया है, पूर्व चेयरमैनों ने कोई प्रस्ताव पास नहीं किया। मैंने उसको लगातार 2 से 3 बार प्रस्ताव पास कर दिया, डीएम साहब से साइन करा के फाइल भेज दी। शुरू में माननीय मंत्री जी ने मुझसे कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्टली मना कर दिया था कि भाई हम सीमा वृद्धि नहीं होने देंगे, इसमें हमारा विरोधाभास है क्योंकि बाजार नाराज होता है। तो बाद में दिक्कत रही। नहीं, आपने उनको ये कभी नहीं पूछा नुकसान क्या है, क्योंकि वो वोट तो विधानसभा में तो वो प्रत्याशी हैं विधानसभा के। तो सारी वोटें या नगर पालिका की हों उसके बाहर की हों, विधानसभा में सभी डलती हैं। देखिए, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, बात ये है कि यहाँ का जो पूंजीपति वर्ग है वो कभी नहीं चाहता कि भाई यहाँ बाहर का या कोई ऐसा प्रत्याशी आए जो जिन लोगों को ये फफूंद बोलते हैं, गरीबों को चारों तरफ, वो भी गलत भाषा यूज करते हैं। मैंने सीधा संकल्प लिया है, दबे कुचले गरीब अल्पसंख्यक जो भी लोग बसे हैं, जिनके यहाँ आज तक आप सोचिए कि पानी नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, कोई भी साधन नहीं था, मैंने सीधा पूरे बाहरी कॉलोनी और शहर में अंदर हम काम करा रहे हैं। उनको डर ये रहता है कि भाई अगर बाहरी कॉलोनियाँ जुड़ेंगी तो इनकी वोटें बढ़ जाएंगी, वोटें बढ़ेंगी तो पूंजीपति चेयरमैन नहीं बनेगा। मैं सीधा बोलता हूँ कि ये भेदभाव किया गया है और सीधा है कि मैं काम करता हूँ, ये फोटो खिंचाते हैं, दोनों में अंतर है। अच्छा, कुछ दिन पहले ओल्ड जीटी रोड को लेकर एक विवाद था, उसमें माननीय मंत्री जी ने भी उसका शुभारंभ किया, उद्घाटन किया और उसके बाद फिर जबकि वो हमको सूत्रों से जानकारी मिली थी कि वो पास आपने कराया है, उसमें से कुछ एक टुकड़ा था जो माननीय मंत्री जी के प्रयास से पास हुआ था। वो क्या विवाद था, पूरा क्या मामला था? देखिए, माननीय मंत्री जी बड़े नेता हैं, मैं ज़्यादा उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं एक लिमिट का ही छोटा नेता हूँ। माननीय मंत्री उन्होंने तो इस पूरे मुद्दे को एक तरह से चुनावी वो पहनाने की कोशिश की और हड़पना चाहा आपसे। आपको उसका कारण है, अगर मेरी राजनीति समाप्त करेंगे तो मुझे सामने आना पड़ेगा। ऐसा हुआ था एमबीडीए से, आप चाहें तो वीसी साहब से बात कर लें, मेरे लेटर पर मैंने रात दिन मेहनत की और नगर पालिका का 2% का जो हमारा रजिस्ट्री का पैसा कटता है, यानी उसमें रजिस्ट्री में उसका 1/3 भाग हमें मिलता है वापसी में। मैंने वीसी साहब से कह करके इस सड़क को 1.5 साल की मेहनत में पास कराया, जो रेलवे स्टेशन से लेकर और आपके ब्रजवासी मिठाई तक थी, ठीक है। उसके बाद मैंने माननीय मंत्री जी को फ़ोन भी किया कि साहब आप कुछ हिस्सा रह गया, हमारी मदद करें, क्योंकि आपने नगर पालिका में वादा किया था कि मैं 1 करोड़ रुपए की मदद करूँगा। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, उन्होंने मुझसे कहा मैं करूँगा, ये बात पक्की है। फिर उन्होंने जो मेरी मदद की वो मैं बता रहा हूँ कि आप ये मानिए शेर रोड चौराहे से लेकर घंटाघर तक की मदद उन्होंने की, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। लेकिन भाई आप ओल्ड जीटी रोड का पूरा फीता काट रहे हैं, लगाकर रेलवे स्टेशन से और नकाशे तक का फीता काट रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है? और फिर अगर आप फीता काट भी रहे हैं तो चेयरमैन एक प्रथम व्यक्ति होता है, बुलाना चाहिए, आपको बुलाना चाहिए। आप चेयरमैन को, जब मेरी बेटी की शादी हो रही है और आप मुझे बुला नहीं रहे हैं, और एक विपक्षी जो चुनाव लड़ता है, अच्छी बात है, मैं विपक्ष का भी आदर करता हूँ, और उसको बुलाकर उसका कंधे पे हाथ रख के कहते हैं हमारा तो ये चेयरमैन है और ये सड़क हम बना रहे हैं, ये कैसे संभव है? नगर पालिका टेंडर कर रही है, आप हमारे टेंडर देख लें, नहीं पेमेंट हम कर रहे हैं। ये ठीक है, आपने बताई है जो बात, लेकिन चेयरमैन साहब कहीं आपको फेल करने की कोशिश की गई, भरत मिलाप का दौर होता है,
नवरात्रि चलते हैं और सड़क बनवाते हैं कुछ समाजसेवी। नगर पालिका क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में और के कोई व्यक्तिगत कोई सड़क बनवाता है तो वो एक आपको कहाँ तक मतलब नीचे गिराने की कोशिश की गई है आपके चेयरमैन के पद को, ये क्या मामला था वो पूरा आपको बताएं, जनता को, जनता जानना चाहती है। एक बार मेरे पास रामलीला वाले आए थे, मैंने उनसे बोला था कि मैं आपकी सड़क को मरम्मत करा दूंगा या कैसे भी आपका मेला निकले, ये व्यवस्था करना मेरा काम है। मैंने उनको बताया कि मैं इस पर कारपेट बिछा देता हूँ, कोई पर दिक्कत नहीं। वो उनका सीधा मकसद ये था कि वो किसी तरह मुझे बुराई दें। मैंने उनसे बोला कि ठीक है, मैं इसको बना दूंगा। जिस दिन मैं काम शुरू कर रहा था और काली के मंदिर मेले निकलने में भी 3-4 दिन थे, मैंने अपनी गाड़ियाँ मंगा ली। तो वहाँ पर कुछ लोग आ गए और आके कहने लगे आप ऐसे नहीं बनाएंगे। अरे भाई, एक तरफ तो आप कह रहे हैं सड़क नहीं बना रहे और एक तरफ आप हमें बनाने नहीं दे रहे। आप मेरे फ़ोटो देख लें, सबको पूछ लें, मेरी गाड़ियों को खलने नहीं दिया, मुझको सड़क बनाने नहीं दी, क्योंकि उनको एक टुकड़ा बना करके अपना नाम करना था, एक चुनावी ये दिखाना था कि हम कर रहे हैं, चेयरमैन साहब राज़ी नहीं हैं। और उन्होंने उसमें करीब जो है 2.5-3 मीटर की चौड़ी एक पट्टी डाली। मैंने मान लिया, अच्छी बात है शहर में काम करना, पर मुझे क्यों नहीं करने दिया भाई? जब मैं एक रात में सड़क बना रहा हूँ तो मुझको रोका गया। ये राजनीति नहीं तो क्या है? जब मैं वहाँ खड़ा रहा तो पुलिस को बुला लिया। देखिए, लोकतंत्र में संविधान से देश चलता है, किसी आदमी के कहने से नहीं। मैंने उनको मना किया कि भाई मुझे बनाने दो। फिर मैंने समाज के कुछ लोग आ गए, सुभाष बासैया जी आए, 2-4 और आए कि भाई तुम ही छोटे बन जाओ। मैंने कहा ठीक है, हमें विवाद नहीं करना है, आप बनाओ। अब क्या बनाया आपके सामने, हमने उसको सीसी रोड बना दिया, बहुत लंबा चौड़ा। हाँ, वो उसके ऊपर अब सड़क बन गई है। वो एक कोसी कला में बहुत ज़्यादा गंदगी है, ये हम भी देखते हैं। आप सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, कुछ लोग आपको कहते भी हैं कहीं पुलिया टूटी पड़ी हैं, कहीं नाले, उसमें आप कैसे फेल होते नज़र आ रहे हैं? क्योंकि सफाई कर्मियों की भी हड़तालें लगातार जारी रहती हैं, कभी कुछ रहता है, तो क्या ऊपर से पैसा नहीं आता है कि यहाँ लोकल राजनीति की वजह से सब होता है, क्या मामला है? मैं पत्रकार जी एक बात कहना चाहता हूँ, सफाई में कमी को मैं महसूस करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ जी। आज से कुछ दिन पहले, लगभग 5 महीने पहले, 6 महीने पहले हमारी सफाई व्यवस्था शानदार थी, क्योंकि हमारे 90 कर्मचारियों का जो भुगतान था 1 करोड़, अब आप ये देखिए 1 करोड़ 14 लाख रुपए पुराने शासनकाल में, जब हमारे पूर्व चेयरमैन थे उनके शासनकाल में 1 करोड़ 14 लाख रुपए हर महीने आता था राज्य वित्त में, और मेरा बढ़ के कम से कम 1.25 करना चाहिए था। और ये एक राजनीति के तहत या जिसके भी तहत उस पैसे को 68 लाख रुपए पहुंचा दिया। तो ये सब क्या है? एक 68 लाख रुपए रुकवाने का कार्य किया गया। मतलब आप ये मानिए, ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन मुझे शक है पूरा कि अब 90 कर्मचारी का जब पैसा नहीं है, वो बेचारे वाल्मीकि जो अपना पेट कैसे कैसे भरते हैं, अब वो मेरे से नाराज़ हैं। मैं उनको कहता हूं, जब पैसा ही रुकवा दिया, जो हमारे क्षेत्र के बड़े नेता हैं उनको हमारा राज्य वित्त का पैसा उतना ही कराना चाहिए, 100 की जगह पे 150 आदमी रख लें। तो हमने उनको ज्ञापन भी दिया माननीय मंत्री जी को 2-3 बार। वाल्मीकि समाज में वो कह रहे हैं कि चेयरमैन का कर्तव्य है कि इनको सबको रख लें। अरे हम रखने को तैयार हैं, जब पैसा भी तो सरकार दे। सरकार ने आधा पैसा कर दिया। अंदरूनी आरोप लगता है आप चौधरी लक्ष्मी नारायण जो विधायक हैं उनसे मिले हुए हैं, लेकिन राजनीतिक द्वेष के कारण एक दूसरे की आप आलोचनाएं करते रहते हैं, क्या ऐसा कुछ है? अंदर से एक हों आप दोनों? देखिए, ऐसा नहीं है। वो मैं 15 साल माननीय मंत्री जी का सेवक रहा हूँ, उनका काम भी मेरे साथ पार्टी में, मैं तो छोटा सा कार्य करता हूँ, वो बीएसपी में बड़े नेता रहे हैं। मेरा काम है चेयरमैन का कि किसी भी नेता से अपने नगर के लिए विकास मांगना। मैं 2-3 बार उनके पास गया हूँ, मैंने विकास मांगा है। अब उन्होंने कुछ दिया नहीं तो फिर मैं भी मायूस हुआ। मैंने बोला कि साहब आप कुछ दे भी नहीं रहे और हाँ भी करते रहते हैं। तो सिर्फ मैं विकास मांगने जाता हूँ, क्योंकि चेयरमैन कोई सरकार नहीं बनाता, चेयरमैन एक लोकल चुनाव है। और मेरा अध्यक्ष होने के नाते है कि कोई भी मंत्री मिनिस्टर हो कि भाई मेरे नगर के लिए काम करो, मेरी जनता के लिए काम करो। मैंने मंत्री जी को सीमा वृद्धि के लिए बोला, ग्रांट के लिए बोला, और कई चीज़ों, पानी का आप ये मानिए, एक बार बड़ा काम हुआ माननीय मंत्री जी के लेटर पर ही, और एक 37 करोड़ रुपया कोसी के लिए मंजूर हुआ, जिसकी मांग मेरी थी। नापतोल मैंने कराई, एई और ऐसी मतलब मदद आपको मंत्री जी ने की, एक लेटर लगाया मंत्री जी ने, लेकिन और उसका ये मानिए वो वित्त से भी पास हो गया। लखनऊ जब वित्त से पैसा पास हो गया, अगर आज वो 37 करोड़ आ जाता तो कितना बड़ा काम होता, लेकिन वो नहीं आ पाया। एक और आरोप बाद भी मैंने लगातार घर घर पानी की लाइनें बिछा रहा हूँ। आप
ये समझें कि मैं सभी घर को पानी दे रहा हूँ। हमें क्या, नगर पालिका दे रही है, और पानी की टंकी नकाशे पे बन रही है 400 KL की, वो बहुत बड़े एरिया में पानी देगी। एक टंकी अभी हम और उद्घाटन करना चाहते हैं जो हमने तुड़वाई थी, इससे भी बड़ा फ़ायदा मिलेगा। एक और आरोप आप पे लगता रहता है, जो पहले यहाँ एक वो चलते थे ट्रक, ओवरलोड ट्रक, वो काफ़ी समय तक चलते रहे। हाँ जी, उसमें बहुत से लोगों ने आवाज़ उठाई, तो उसने बहुत बाद में जाके आपने उनके संघर्ष में शामिल हुए और वो रुकवाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर चल जाते थे। तो क्या पुलिस की मर्जी से चलते थे कि आपका उसमें कुछ योगदान था उनको चलवाने में, यहाँ कोसी में जो निकलते थे? देखिए, हालांकि आपने बैरिकेडिंग भी लगवाई थी उसमें। मैं आपको ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि मैं किसी भी गलत कार्य में नहीं रहता। ओवरलोडिंग गाड़ियों की वजह से सड़क टूट गई, ये एक राजनीतिक और पुलिस का पूरा गठजोड़ रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए कि वो मालिक से डरना चाहिए, सच्चे रास्ते पे चलो। इसका गठजोड़ बहुत बड़ा है। मैंने डीएम साहब और एसएसपी साहब से लगातार मीटिंगें की, उन्होंने फ़ोन भी किए, लेकिन ये गाड़ियाँ लगातार रात में चलती रहीं। इसका पूरा का पूरा श्रेय यहाँ के राजनीतिक लोगों को जाता है जो यहाँ वर्चस्व रखते हैं। क्योंकि आप भी सोच रहे हैं कि 100 टन की गाड़ियाँ, हमारे शहर की जो सड़क की क्षमता है वो 10 टन की है, और 100 टन की गाड़ियाँ यहाँ से पास हो रही हैं। मैं रेलिंग लगवा रहा हूँ, रात को रेलिंग तोड़ दी जाती हैं, और डीएम साहब पूछते हैं क्या हुआ, एसएसपी साहब पूछते हैं क्या हुआ, मैंने कहा साहब रेलिंग तोड़ दी, फिर भी फ़ोन कर रहे हैं। ओवरलोडिंग गाड़ियों को हर हाल में रोकूंगा, चलने नहीं दूंगा, कोशिश मेरी जारी है। जनता से निवेदन है, देवतुल्य जनता से मेरा साथ दें। आपका बच्चा, आपका भाई कोई भी गलत कार्य नहीं होने देगा। अच्छा, बोर्ड मीटिंग में कई बार व्यवधान डाला गया, आपको बोर्ड मीटिंग में रोका गया है, जो मंत्री प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी कोशिश की गई है, ऐसा सुनने में आया है। वो क्या प्रकरण था पूरा? आपको लगातार उस दिन से ही मतलब बाधित किया जा रहा है इस बात? बोर्ड मीटिंग में आप सुनिए, जब से मैं चेयरमैन बना जी, सबसे पहले तो हमारे मेंबरों को बुला के उनको बीजेपी का पट्टा उनको पहना दिया गया एक दिन पहले। अगले दिन मैंने सबको यहाँ बुलाया कि भाई आप बसपा से जीते हैं और बाकी आप कहाँ रहना चाहते हैं, बोले बीएसपी में। अगले दिन मैंने उनको माला, उनको दुपट्टा पहना के सबको बीएसपी में लिया। असल बात यह है कि जब तक चेयरमैन जो भी बने, क्षेत्रीय नेताओं को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, विधायक को अपना कार्य देखना चाहिए, मंत्री को देखना चाहिए। अब आप ये सोचिए, बोर्ड की मीटिंग हो रही है और आप बोर्ड की मीटिंग के दिन मेंबरों को बुला के अपने घर पे बिठा लें या मेंबरों को डरा धमका के हटा दें, ये कौन सी राजनीति है? क्या है ये सब? अच्छा, बाहरी कॉलोनी का विकास आकर के बोर्ड की बैठक में और आप ताली पीट रहे हैं, टेबल बजा रहे हैं कि हम देखते हैं कैसे मीटिंग होगी, तो फिर मीटिंग नहीं हुई। ये क्या है? अरे भाई, मीटिंग क्यों नहीं होगी? मीटिंग देखिए पहले ही नहीं, उस समय तो मीटिंग उस समय मीटिंग नहीं हुई। हाँ। मीटिंग कैंसिल हो गई, हमने फिर मीटिंग रखी। पत्रकार महोदय, 1916 अधिनियम में जो बाबा साहब का संविधान है उसमें स्पष्ट लिखा है 82(2) के अंतर्गत मैं मीटिंग कर सकता हूँ। मैंने 82(2) में मीटिंग की, अब उसको कैंसिल कराने पहुँच गए, तो कैंसिल तो अभी हो नहीं सकती, उसको स्टे करा दिया। आप उसको स्टे करा दिया। इस तरह के से क्या मानते हैं विकास हो पाएगा नगर का? क्योंकि बाधा पहुंचाते हैं। खैर देखिए, विरोध तो एक अपनी जगह पे है, विरोध आपने भी किया था जब भगवत रोहिला चेयरमैन थे, तो तमाम हमने देखा था मटके वगैरह फुटवाए थे आपने भी नगर पालिका में जाके। नहीं, मैंने किसी के मटके नहीं फुटवाए। वो एक विरोध एक अलग जगह पे है, कोई मुद्दे पे हो, लेकिन बोर्ड मीटिंग को रोकना, प्रस्ताव पास करने को व्यवधान करना, ये एक दूसरी चीज है। देखिए ना, मैंने कभी रोहिला जी की बोर्ड बैठक रोकी, मैंने केवल क्वालिटी का मैंने विरोध किया, मैंने कभी किसी के मटके नहीं फुटवाए। मैंने जो भी विरोध किया वो ये किया कि भाई क्वालिटी सही होनी चाहिए, इन नेताओं को भी क्वालिटी सही देखनी चाहिए। अब मान लीजिए मेंबरों को बुला के अपने पास डरा धमका के बिठा लोगे, मैंने पहले ही बोला था कि डर और भय की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती। हमें नेता वो चाहिए जो दिलों में जगह बनाए। मैं आज आपको एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, कोई भी नेता, कोई भी एमएलए एक पैसे से जीत सकता है, एक राजनीतिक किसी पार्टी की लहर से जीत सकता है, मैं उसे नेता नहीं मानता। नेता वो है जो दिलों में जगह बनाए। सच्चा नेता वही होता है जो जनता के दिलों में जगह बनाए। तो आप मानते हैं अपने दिलों में बनाइए जगह? हाँ, ये मैं मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ। जो कुछ जो बाहरी बहुत से लोग लड़के ऐसे थे, जो नौजवान जिन्होंने चुनाव में आपका साथ दिया था, बिल्कुल रहे थे हर तरीक़ा से आपके साथ। आज वो सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी मैं देखता हूँ आपसे वो कटे हुए हैं और आपकी कहीं ना कहीं खिंचाई करते रहते हैं कि हमारे साथ चेयरमैन साहब ने ऐसा व्यवहार कर दिया, उसके बाद पूछा नहीं है। तो इस तरह की बातें भी देखने को कई बार मिलती हैं। पत्रकार महोदय, एक सिंगल व्यक्ति बता दो जो मेरे साथ रहा हो और जो मुझसे नाराज़ हो। एक एक बच्चा मेरे साथ है, एक एक पुराने कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। अगर कहीं गलती होती है
तुम एक पहला चेयरमैन मान लो, या इस तरह की नियति है मेरी कि मैं सॉरी मान के उसका काम करता हूँ। काम करना, जनता की सेवा करना मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, कुछ बाजार के आरोप ऐसे लगते हैं आप निकाह से ज़्यादा ध्यान देते हैं। निकाह से क्षेत्र में आपने जबरदस्त काम कराया है, तो क्या वहीं से आपको ज़्यादा वोटें मिलने की उम्मीद है या कैसा क्या मामला है? क्यों कहते हैं लोग बाग ऐसा? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं जी। मैं मानवता को, भाईचारे को प्यार करता हूं। मेरी नज़रों में सबसे पहले है भाईचारा। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से है। नकाशे पर मैंने काम कराए। अब आप ये मान के चलिए कि 60-70 साल में लोगों ने नकाशे पे पानी तक नहीं दिया, लोगों ने सड़क तक नहीं बनाई, उनको नरक की स्थिति में छोड़ दिया, और कम से कम कई लाख रुपए का पानी खरीद कर पी रहे थे वो लोग। नकाशे पर मैंने, इसमें कोई दो राय नहीं, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 25, सब वहाँ बाधाएं भी पहुंचाई गई आपके काम को लेकर के, जैसे पानी की लाइन डाली थी आपने? देखिए, पानी की लाइनों में जो बाधा पहुंचाई लोगों ने तो ये भी बाधा पहुंचाई कि मैं कमला नगर का पानी निकासी कर रहा था, कि कमला नगर में ही काम करता रहता है। कमला नगर में घर घर पानी, एक भी घर नहीं छोड़ा है मैंने जहाँ पानी ना हो, एक भी जगह नहीं छोड़ रहा हूँ जहाँ सड़क ना हो। पानी की निकासी के लिए नाले बनाए, अभी NH2 का नाला अधूरा है, पानी निकल जाएगा। सेम हालत मैंने नकाशे पे की है। पत्रकार महोदय, मैंने वहाँ काम किया है जहाँ विकास नहीं हुआ है। बैंक कॉलोनी में चले जाओ, लगातार लास्ट तक पानी दे रहा हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं बची। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन करूंगा, कोसी कला में जैसे नकाशे पे आप बताइए, नकाशे पे क्या इंसान नहीं रहते? नहीं रहते हैं, इंसान रहते हैं। सब इंसान है, वो आपका नैतिक दायित्व है सब जगह समान काम करना। देश की आज़ादी में कितने हिंदू और मुसलमानों ने अपनी जान दे दी। जो मेरा भाईचारे पे इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी हिंदू मुसलमान में बांट कर राजनीति कर रहे हैं, ये कुछ दिन चलेगी। इंसान वो है जो सभी की सेवा करे, मुस्लिम भी इंसान है। मैं चेयरमैन साहब एक और दूसरा सवाल करूंगा। जो हाईवे पे काम चल रहा है NH2 पर, यहाँ जो नीचे दोनों तरफ रास्ता बनाए गए हैं, इनमें तरुण सेठ तो कहते हैं मैंने पूरी भूमिका निभाई और मेरे कहने से होता है, ठीक है ना। आप उनको कहते हैं फोटो जीबी हैं ये बस फोटो खींच कर डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें आपकी क्या भूमिका रही? आपको विश्वास दे रहा हूँ, आप पत्रकार जी सबूत लिया एक बटन गेट पर कट था। आप सुनो पत्रकार जी, आप सब चीज़ के सबूत लिया करें, जिससे भी बात करें। नहीं, वो तो सबूत डालते हैं, राजनाथ सिंह को, तमाम नेताओं को, उनको देते हुए, ज्ञापन देते हुए कि हेमा मालिनी को। किसी का कोई ज्ञापन नहीं, वो सिर्फ उनका काम है। फोटो जी भी नेताजी है, बेचारे फोटो खिंचवाते हैं। और मैं कोई ज़्यादा नहीं बोलूँगा, विपक्ष भी होना जरूरी है। ये आपके सामने सड़क सर्विस लेन बनी है जी, यहाँ पर नाला वो बीच में बनाते हैं। ये नाला 5 करोड़ की लागत से मेरे प्रयास से बना है, क्योंकि मैंने सीधा बोल दिया था कि कमला नगर के पानी की निकासी के लिए आप नाला बनाएंगे तो ठीक। 2 बार मैंने धरना प्रदर्शन किया और मैं आगे बैठ गया काम पे। NHI के जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो मेरे से अच्छे परिचित हैं और मैंने नाला बनवाया। अब नाला उल्ली तरफ बना रहे हैं, और अगर फोटो जी भी नेता इनको ज़्यादा ही शौक है तो वो इधर नाला बना के दिखाएं, नगर की तरफ नाला बना के दिखाएं, या फिर हम बना के दिखाएंगे। चलिए, कोसी कला की बहुत बात हुई। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के क्या भाजपा को समर्थन देने जा रही है बसपा? देखिए, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं गरीबों का, दबे कुचलों का, मध्यम वर्गीय का नेता हूँ। मेरा काम है उनकी सेवा करना। और आप जो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की, एक बार तुम्हें नहीं, कमजोर प्रत्याशी उतार देना, एक मैं कॉमन बात कह रहा हूँ, कमजोर नहीं, हर जगह कई प्रत्याशी हर जगह ज्यादातर कमजोर उतारे हैं आपने, बहन जी ने, और यहाँ यही हाल यहाँ का है छाता का। मैं छाता विधानसभा की बात करूंगा, तो क्या भाजपा की सीट को निकलवाने का प्रयास है अंदर से अंदरूनी आपका? देखिए, हम आपको बताएं, समय मान लें हम टाई जब हो चुका है, समय के हिसाब से राजनीतिक चेंज होती है। एक बार एक पर्ची पड़ी गई थी आगरा में, वो मेरी पर्ची थी जो बहन जी ने पड़ी थी ऊपर मंच से। बहन जी ने मेरी पर्ची खुद की पड़ी थी, तो वो पहला मैं व्यक्ति को उसको सौभाग्यशाली मानता हूँ। उसमें जब गठबंधन हुआ था सपा के साथ बसपा का, तो एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझसे यहाँ पूछने आए थे, तो मैं सील बंद करना था उसको, मैंने सील बंद करके भेजा। बहन जी ने उसको वहीं पढ़ा आगरा में, मुझे बड़ी खुशी हुई। उस समय गठबंधन की हमारी इच्छा थी। अभी भी हम ये चाहते हैं कि जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं, जो देश को तोड़ने वाली पार्टियां हैं, जो मंदिर मस्जिद गाय गोबर पर राजनीति कर रही हैं, उनके विरुद्ध रहना हमारा कर्तव्य है। पढ़े लिखे फिर बनने का फायदा क्या? तो भाजपा ने राम मंदिर भी बनवा दिया, तो इसलिए भाजपा ने अंदर से भावना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया कहते हैं, वो उनका कहना है कि हमने बनवा दिया। देखिए, मैं आपको बताऊं पत्रकार जी, और कृष्ण मंदिर की तैयारी है मथुरा की उनकी। भाजपा ये क्यों नहीं कहती कि हमने रोजगार दिया? भाजपा ये नहीं, भाजपा स्वास्थ्य का काम क्यों नहीं कराती? भाजपा भाईचारा, कोरोना काल में उन्होंने काफी ऑक्सीजन प्लांट लगवाए, तमाम उद्घाटन चल रहे हैं उनके, और नई नई मशीनें लगवाई हैं, काम तो किया है भाजपा ने भी। पूरे उनका कहना है हमने तो बहुत जबरदस्त काम किया है।
पूरे यूपी में आपको पता होगा, जिस समय यहाँ पर प्रवासी मजदूर आए थे, 2 महीने 10 दिन हमने अभियान चलाया था। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं बसपा का कार्यकर्ता हूँ, मेरी बराबर अगर किसी ने कोशिश ही लगा लीजिए आप, 2 महीना 10 दिन लगातार हमने राशन बांटा। इतने लोग मारे गए और इनको ये भी शर्म नहीं आती कि तुम कोरोना में फेल हुए और उसके बाद कहते हैं हमने सेवा की। सबसे ज़्यादा फेल अगर यूपी हुई है तो वो कोरोना में हुई है, शिक्षा में फेल हुई है। ये शिक्षा को क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? क्योंकि इनको दबे कुचले भूखे नंगे पसंद हैं। ये इनका पाखंड चलता रहना चाहिए। इनको लगना चाहिए हिंदू मुसलमान से, हिंदू मुस्लिम करने से क्या वोट मिलेगी, हैं? क्या विकास होगा? विकास होगा, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए। आप इस पर क्यों नहीं बात करते? इस पर तो लगातार बातें चलती रहती हैं और भी बातें आएंगी। अब मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, समय बहुत हो चुका है। क्या नरेंद्र कुमार चेयरमैन का कभी विधानसभा में उतरने का मन है? हाँ बिल्कुल। ऐसा कौन सा प्रत्याशी है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका चुनाव में मन नहीं हो? तो इस बार आपने आवेदन क्यों नहीं किया फिर? मेरी एक टिकट इच्छा की- है, मेरी एक इच्छा सुनिए। राजनीति एक सेवा का अच्छा माध्यम है। ओनली राजनीति एक अच्छी सेवा का माध्यम है। अपनी सेवा की या जनता की सेवा की? नहीं, जनता की सेवा की। राजनीति में उतरने का पूरा मन है। इस समय पे क्या है कि हमारी जो सुप्रीमो जो हमें आदेश करेंगे वो हम काम कर रहे हैं। नंबर आएगा, मैदान में है, हमने पहले ही बोला है कि हम काम करेंगे। मार्च क्षेत्र से पंडित श्याम सुंदर शर्मा की जीत का क्या आकलन है? देखिए, श्याम सुंदर शर्मा तो अजय योद्धा हैं। आपको हम पक्की बात बता रहे हैं, 9वीं बार श्याम सुंदर जी बहुत बड़ी वोटों से जीतेंगे। विधानसभा अध्यक्ष बने चाहे बड़े मंत्री बने, बिना हमारे सत्ता नहीं बनेगी। हमने आपसे पहले ही कह दी है। और बहन जी ने बोल दिया कि भाजपा का समर्थन करिए, तो आप यहाँ रहेंगे भाजपा के बालों के साथ, ये श्याम सुंदर शर्मा जी के प्रचार में जाएंगे? देखिए, ये बात की है। आप पत्रकार जी मुझे उलझा रहे हैं। मेरा सीधा मानना है कि हमारा श्याम सुंदर शर्मा मेरा नेता है, मेरा गुरु है, और वो एक ऐसा मेहनती है जिसकी मेहनत को देखकर ही मैं काम करता हूँ कि 10% भी अगर उसका गुण आ गया तो हम बहुत कुछ जनता की सेवा करेंगे। आप एक बार बताइए, श्याम सुंदर शर्मा जैसा व्यक्ति जिसको आप ये मानिए जैसे भी रहते हैं एकदम सिंपल हैं, ना कोई उनके पास कोई गैस एजेंसी है, ना कोई पेट्रोल पंप है, ना कोई बड़े साधन है। चलिए, वो तो छुपा के भी रखते हैं नेता आजकल, क्योंकि इनकी बहुत सारी करोड़ों की संपत्ति अंदर तय खाने में बंद होती है। भाई साहब, चलिए यहाँ किसको समर्थन कर रहे हैं? क्यों आपका प्रत्याशी तो गायब है, किसको जिता रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी के हैं हम। कहाँ बहुजन समाज पार्टी तो है ही नहीं, छाता में कहीं। अरे देखिए यहाँ 2 ही नेता लड़ेंगे, फिर मैं बता रहा हूँ जो पहले से लड़ते आए हमें हैं। तो भाजपा आपका को समर्थन किधर है? देखिए, हमें हमारा है सीधा बीजेपी को हराना, क्योंकि उसने बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिए। मतलब जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ आप हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी बसपा हराएगी। नहीं, बसपा का तो कहीं मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा कहीं है। अब आ जाएगा वो कहीं काम पे लगा होगा, आ जाएगा वो। अच्छा, लग रहा है चुनाव बाद आएगा वो, मुझे लग रहा है। नहीं, चलिए, ये थे हमारे साथ कोसिकला के चेयरमैन नरेंद्र कुमार इंजीनियर। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे इन्होंने मुद्दे बताए कि क्या क्या बाधाएं आई विकास में, क्या क्या हमने विकास कराए, और हम आगे भी इनसे फिर चर्चा करेंगे। इतना आज के लिए इतना ही बस। नमस्कार।